आज मैं जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसमें हमारा ऑब्सेसिव मेनली हमारी फीमेल लीड को शादी के झांसे में फंसा लेता है। लेकिन हमारी फीमेल लीड जो अपने पिछले जन्म में हमेशा से सिंगल थी, वो इस जन्म में बहुत सारे लवर्स और डेट पे जाने का प्लान बना रही थी। आइए जानते हैं कि क्या वो हमारे मेल लीड को अपना पति एक्सेप्ट करती है या नहीं। स्टोरी के स्टार्ट में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कह रहा होता है, डियर वाइफ, मैंने देखा कि तुम्हारी नजर फिर दूसरों पे जा रही थी, और अपना शर्ट खोलते हुए कहता है, लगता है मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। उसके साथ की लेडी कहती है, नहीं ऐसा नहीं। तभी वो उसे टच करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये सब मेरी ही कमियों की वजह से हो रहा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं और भी ज्यादा कोशिश करूंगा। वो लेडी कहती है, क्या और भी ज्यादा कोशिश? वो उसे हक करते हुए कहता है, हाँ, जब तक कि तुम दूसरे मैन और डिवोर्स के बारे में सोचना बंद न कर दो, तब तक मैं करता रहूंगा। हम कॉफी शॉप का सीन देखते हैं जिसमें आयना बैठ के सोच रही होती है, हे भगवान, आप मुझे ऐसी परीक्षाओं में क्यों डाल रहे हो। उसके सामने ही डिवोर्स के लिए रिक्वेस्ट का पेपर होता है। सिर पकड़ के सोचती है, मेरी लाइफ तो पूरी बर्बाद हो चुकी है। तभी उसके पीछे एक पर्सन उसे हाय करते हुए कहता है, मिसेस हिंकल, गुड मॉर्निंग। मिसेस उसे गुस्से से चिल्ला के कहती है, मैंने कहा था ना कि मुझे इस नाम से मत बुलाना। एक बंदा फुसफुसाते हुए कहता है, एक मेरे लेडी को हमें और क्या बोलना चाहिए। रेड बालों वाला कहता है, उसे उसके हाल में ही छोड़ दो, उसका एक खास अंदाज है हमें हेलो बोलने का। इधर आयोना फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से में अपना हाथ टेबल पे मारती है, जिससे दोनों बंदे ही डर के शांत हो जाते हैं। आयोना निराश होकर अपने मन में सोच रही होती है, मेरे आसपास इतने सारे क्यूट बंदे हैं, फिर भी वो सब मुझे मिसेस क्यों बुलाते हैं। वो हमें आगे बताती है, मेरी पिछली लाइफ बहुत ही साधारण थी। मेरे 20 साल होने के बाद भी मैंने किसी पुरुष का स्नेह तक को महसूस नहीं किया था, और इसी तरह मैं हमेशा से सिंगल थी। वो दो बंदों को हाय बोलने जा रही थी, तभी वो गलती से ट्रक के सामने आ जाती है। और इसी तरह जिंदगी भर सिंगल होने के बाद जब वो किसी को हाय बोलने की कोशिश करने ही वाली थी, तभी उसका डेथ हो जाता है। ट्रक कुन भी लाई, इतने सालों तक तो तुमने कुछ किया नहीं, अभी कौन सा कर लोगी, अगले जन्म में जरूर कोशिश करना। लकीली भगवान ने मुझे दूसरा चांस दिया और मैं लाइट नोवेल वर्ल्ड में आ गई। हम छोटी आयोना को देखते हैं जिसके पास के पर्सन शादी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। आयोना चिल्ला के कहती है, मैं शादी के सख्त खिलाफ हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। वो गार्डन की ओर जाते हुए सोचती है, धिक्कार है इन बड़े लोगों पे जो मैरिज से इतना ऑब्सेस्ड हैं। और वो सोचती है कि अगर मेरे पास मेरी पहली वाली बुद्धि होती तो मैं अपने 20 से अधिक साल तक के जो सोशल स्किल्स कलेक्ट किए थे उसका यूज करके अपना काम कराती। लेकिन इस पुनर्जन्म के चक्कर में मेरा बॉडी और मेरे सोच दोनों ही इस रूप से मेल खा रही हैं। उसका तो बस एक ही प्लान होता है कि वो बहुत सारे लवर्स और डेट पे जाना चाहती थी। तभी उसकी नजर एक बच्चे पे जाती है। वो उसे चिल्ला के कहती है, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा सीक्रेट गार्डन है। वो बच्चा मुड़ के उसे सॉरी कहता है। एक क्यूट सा बच्चा वहाँ पर रो रहा होता है, जिसे देख के आयोना सोचती है, अरे वाह, ये कितना क्यूट है, और तुरंत अपना टोन सुधारते हुए कहती है, अरे आप यहाँ कैसे, मुझे लगा इस प्लेस के बारे में बस मैं ही जानती हूँ। वो बच्चा कहता है, वो नहीं, मैं तो बस इधर उधर घूमते यहाँ पर आ गया। वो उसके पास बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है। फिर उसे कहती है, तुम्हें भी वो सब बातों से हेट है ना। वो बोलता है, कौन सी बातें। वो बोलती है, अरे वही हमारे जैसे छोटे बच्चों की अरेंज मैरिज। वो अपना सिर हिला के हाँ करता है। तभी वो खड़े होके कहती है, अरे नहीं, मुझे जाना होगा, मेरी बहन मुझे ढूंढते हुए आ ही रही होगी। और अपना लिटिल फिंगर निकालते हुए कहती है, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा मुझसे यहाँ मिलने आओगी। वो उससे प्रॉमिस करते हुए कहता है, हाँ जरूर। फिर उसके बाद वो दोनों बहुत बार उस गार्डन में मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और खेलते हैं। वो कहती है कि मुझे लगा कि मुझे बहुत ही अच्छा फ्रेंड मिल गया है, लेकिन लास्ट तक ये नहीं रहा। एक दिन वो बच्चा रोते हुए कहता है, मैं यहाँ पर और नहीं आ सकता, मैं शादी कर रहा हूँ। मेरी स्टेप मॉम मुझे किसी ओल्ड नॉवल को बेचने वाली है। और वो निराश हो जाता है, जिसे देख के आयोना कहती है, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो कहता है, पर उसने कहा है कि वो मुझे तभी नहीं बेचेगी जब मैं आज किसी से शादी कर लूंगा। वो कहती है, अरे तो तुम क्यों ना मुझसे शादी कर लो, फिर उन्हें कह देना कि तुम्हें कोई मिल गया है। वो कहता है, पर तभी वो इधर उधर घूमते हुए रीजन बता रही होती है, मेरे फादर बहुत पावरफुल हैं, और अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी स्टेप मॉम भी कुछ नहीं कर पाएगी। वो बच्चा कहता है, अच्छा तो फिर क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर साइन कर सकती हो। वो कहती है, हाँ क्यों नहीं, तो अभी साइन कर देती हूँ। फिर उस पेपर में साइन कर देती है और कहती है, हो गया, अब तुम बेचे नहीं जाओगी। वो कहता है, थैंक यू आयोना। आयोना कहती है, अरे नहीं, मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं, मैं अपने पति का नाम जाने बिना इधर उधर नहीं जा सकती। वो कहता है, मम मेरा नाम। तभी
तभी आयोना को कोई बुलाता है। तब आयोना कहती है सॉरी शायद ये मेरी बहन है, मुझे जाना होगा, और उसे बाय करते हुए चले जाती है। वो बच्चा डेविलिश स्माइल करके कहता है मेरा नाम कैरवेन है डियर वाइफ। वो हमें बताती है कई सालों बाद वो मुझे हंट करने आया। आयोना अपने हाथ के पेपर को देखते हुए शौक हो रही होती है। उसकी बहन कहती है जो तुमने गड़बड़ी की है उसको सही करने का समय आ गया है। वो कहती है अरे नहीं, इस डॉक्यूमेंट में किसने साइन किया है? उसकी बहन कहती है तुमने। उसमें आयोना का एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें उसके परिचय पत्र में उसका सरनेम टेनेब्रेथ होता है। वो कहती है क्या टेनेब्रेथ? क्या आप टेनेब्रेथ इम्परल फैमिली की बात कर रहे हो? और कागज फाड़ते हुए कहती है अरे नहीं, मैंने तो आज तक किसी लड़के पे हाथ तक नहीं डाला है, और किसी ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं तो बस डेट करना चाहती हूँ जब तक कि मैं मरना चाहूँ। अब एक डिवोर्स ही एक रास्ता है। उसकी बहन कहती है जो करना है करो। आयोना एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंट पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है शादी में अगर किसी एक पक्ष ने अपने शादी की ड्यूटी को पूरा नहीं किया तो उसे दूसरे पक्ष को अपना पूरा संपत्ति सौंप देना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आयोना अपनी पत्नी होने का ड्यूटी पूरा नहीं करती है तो उसे अपने पति को अपना पूरा संपत्ति देना होगा। दूल्हे का नाम है कार्वेन टेनेब्रेथ और दुल्हन आयोना टेनेब्रेथ। आयोना कहती है कार्वेन, क्या उस बच्चे का नाम कार्वेन था जो इस नोवेल का इविल मास्टरमाइंड है? रियल स्टोरी में जब कार्वेन एम्परर के मर्डर का प्लान बनाता है और उसे एग्जीक्यूट करता है तो उसका एक गवाह था, और जब उसे उसके बारे में पता लगता है तो वो उसे भी मरवा डालता है, और वो गवाह थी मैं, आयोना हार्डी। आयोना के तो मानो सर में पहाड़ी टूट पड़ा हो। वो अपने मन में सोचती है मैंने अपने ही मर्डरर से शादी कर ली है, मैंने खुद को ही इस सिचुएशन में फंसाया है। अगले सीन में आयोना कॉफी शॉप में बैठ के सोच रही होती है मुझे फ्रेम करके मारने वाला मुझसे शादी करना क्यों चाहता होगा। तभी उसकी नजर सामने बैठे दो बंदों पे जाती है जिसे घूरने लगती है। फिर एक से कहती है रैगडॉल सब ठीक है क्या, तुम वर्कआउट कर रहे हो? रैगडॉल कहता है यस मिस्ट्रेस। फिर दूसरे से कहती है नेक्सिस तुम्हारी जॉलाइन और ज्यादा शार्प हो गई है, क्या मैं तुम्हारी रेजर जैसी टुड्डी से अपना फिंगर काट सकती हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? नेक्सिस डरते हुए कहता है मिस्ट्रेस ऐसे सीरियस टोन पे ऐसी बातें ना करें। आयोना अपने मन में सोचती है मेरे आसपास इतने सारे माल मौजूद होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इस देश के कानून के अनुसार अगर कोई शादीशुदा इंसान दूसरे पर्सन के साथ रात बिताता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, और वो अपना हाथ रब करते हुए देखने लगती है। तभी उसके पीछे एक एम्प्लॉय कह रहा होता है आपको यकीन है ना कि हमें इसकी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? दूसरा बंदा कहता है अरे नहीं, ये तो इसका शौक है राह चलते किसी भी लड़के से फ्लर्ट करना। तभी उसके पीछे एक पर्सन आके कहता है मिस्ट्रेस आपको याद है ना कि आज हमारे यहाँ न्यू मेंबर्स के लिए मीटिंग होने वाला है जो अभी अभी इस गिल्ड में शामिल हुए हैं, चलिए ऊपर चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। आयोना हमें बताती है कि 3 साल पहले अपनी सारी विरासत इकट्ठा करने के बाद मैंने एक इंटेलिजेंस गिल्ड खोलने के लिए अपना घर छोड़ दिया। यहाँ पे हत्या को छोड़ के सारी मामले देखी जाती है। एक टाइम था जब यहाँ पे मैं और सिर्फ मेरा एक ट्रस्टेड डिप्टी मास्टर थे, लेकिन अब यहाँ पे 10 से ज्यादा मेंबर्स हैं। अगले सीन में आयोना और डिप्टी मास्टर जिसका नाम ऑस्टिन है वो बैठे होते हैं, और आयोना सबसे कहती है क्या सब यहाँ पर हैं? सभी लोग कहते हैं यस मिस्ट्रेस। फिर वो एक का कपड़ा पकड़ते हुए कहती है स्मिथ ट्रेडिंग कंपनी के मामले में इतना खर्च क्यों हो रहा है? ये सभी खर्चे पॉइंटलेस हैं। और चिल्लाते हुए कहती है तुम सभी लड़कों को पैसा बचाना सीखना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि चांदी के सिक्के पेड़ों पे उगते हैं? फिर वो अपना हाथ टेबल पे मार के कहती है समझ में आ गया ना? फिर वो एक बंदे की ओर इशारा करते हुए कहती है ग्राउड तुम इस वीक के परफॉर्मेंस के मामले में लास्ट प्लेस में हो, और उसे पकड़ के उसकी पीठ में बहुत जोर जोर से मारने लगती है। वो कहता है रुक जाइए, लेकिन वो नहीं रुकती और फिर उसके कान खींचने लगती है। पीछे के बंदे बात कर रहे होते हैं, ये वाकई बहुत अच्छे से दर्द पहुंचाना जानती हैं। आयोना सोचती है हाँ बेशक, क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में कोरियन मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, स्पेशल मार्शल आर्ट, एकिडो सबकी मास्टर थी। ज्यादातर मैं लड़कों को कड़ी टक्कर दे सकती थी। मेरे पास मेंस के आने का बस एक ही कारण था, मुझे चुनौती देना। स्वाभाविक रूप से मेरे आसपास के लोग मुझे छूने तक की हिम्मत नहीं करते थे। वो ग्राउंड के ऊपर बैठ के बहुत खतरनाक ऑरा दे रही होती है। मेंबर्स आपस में बात करने लगते हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ कि ग्रैंड मिस्ट्रेस इस साल और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। इधर आयोना सोचती है हाँ इस साल नोवेल का इविल मास्टरमाइंड और मेरा लीगल हस्बैंड और इस एम्पायर का 9th क्राउन प्रिंस कार्वेन युद्ध से लौट रहा है। उसके लौटने से पहले ही मुझे डिवोर्स पेपर्स अप्रूव करवाना होगा। तभी ऑस्टिन अपना सिर ऊपर करते हुए कहता है ओ मिस्ट्रेस, आपके मन में क्या चल रहा है? और अपने पीछे खड़े नए बंदे से कहता है अगर अपनी जान की परवाह है तो अपने कपड़े में से कुछ उतार दो। वो कहता है हाँ
क्या रुको, क्या ये जगह? फिर वो सबकी ओर देखता है, उसे सब तो मेल मॉडल जैसे लग रहे होते हैं और हमारी आयोना ठरकी वाली स्माइल कर रही होती है। तभी ऑस्टिन अपना हाथ टेबल पर पटक के कहता है, आज की मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। मैं एक अलग रिपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा और ध्यान रखना कि नए लोगों को पूरी जगह दिखाया जाए। और आयोना का हाथ पकड़ के कहता है, मिस्ट्रेस जल्दी कीजिए, और उसे खींचते हुए रूम के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाकी लोग तो बस देखते रह जाते हैं। वो न्यू बंदा कहता है, क्या ये जगह पुरुषों का अड्डा है? बाकी लोग कहते हैं, हे लड़के चुप रहो, ये क्या कह रहे हो? क्या तुझे हम ये सब बिजनेस करने वाले जैसे दिखते हैं? वो कहता है, हाँ कुछ हद तक। क्या उनकी शादी नहीं हो जानी चाहिए थी? तभी रैगडॉल उसके पास आके कहता है, ये नए लड़के मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी चेतावनी को ध्यान में रखना। वो बंदा डरते हुए कहता है, जी मैं ध्यान रखूंगा। रैगडॉल उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, 3rd एवेन्यू पर सड़क के नीचे रैगडॉल की पत्नी के कपड़ों का दुकान है, वहाँ से अपने पहनने के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लो। ये सुन के वो बंदा तो पूरा शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसका क्या मतलब है। बाकी सभी लोग हंसते हुए कपड़ों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो बंदा कहता है, सीरियसली मुझे तो खतरा लग रहा है। इधर ऑस्टिन आयोना का हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है। आयोना कहती है, ऑस्टिन रुको, लेकिन ऑस्टिन नहीं रुकता और उसे बेड में ले जाके पटक देता है और उसके करीब आते हुए उसका हाथ अपने चेस्ट से टच कराता है। आयोना कहती है, इसका क्या मतलब है? ऑस्टिन कहता है, मैं तो बस आपके गुस्से को शांत करा रहा हूँ ग्रैंड मिस्ट्रेस, आप बेझिझक होकर जितना चाहे उतना छू सकते हैं। और अपना शर्ट उतार देता है। आयोना का दिल तो गार्डन गार्डन कर रहा होता है। ऑस्टिन उसके पास आते हुए कहता है, मुझे इसी वक्त अपनी बाहों में भर लीजिए ग्रैंड मिस्ट्रेस। वो कहती है, तुम्हें पकड़ूं? इसका क्या मतलब है? वो कहता है, ना समझ बनने की नाटक मत करो और मुझे ठीक से पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए इसे आसान बना दूंगा। और उसके करीब आ रहा होता है। आयोना मन में सोचती है, क्या ये ठीक रहेगा मेरे लिए खुद को इस तरह से छोड़ देना? वो उसे किस करने ही वाला होता है। तभी आयोना को याद आता है कि अगर वह बेचारे रंग के हाथ पकड़े जाता है तो उनके हाथ काट दिए जाते हैं। इसे याद करके वो डर जाती है और ऑस्टिन को दूर करते हुए कहती है, नहीं, और वहाँ से भाग जाती है। ऑस्टिन गुस्से से कहता है, वो अभी मेरे पास थी। अगले सीन में आयोना चाय पी रही होती है और अपने मन में ऑस्टिन की बॉडी याद करते हुए सोचती है, बिना शर्ट के वो देखने में वाकई बहुत आकर्षक था, लेकिन अगर मैंने अपनी रॉ इंस्टिंक्ट्स के आगे घुटने टेक दिए होते तो मेरे हाथ अभी तक जा चुके होते। बाल बाल बच गई। ऐसा लगता है इस समय के आसपास मेरी बहन ने उन सभी टेम्पल्स को बंद कर दिए हैं जो मेरी मदद कर सकते थे। वो अगले सीन में टेम्पल्स के सामने हाथ जोड़ के प्रे कर रही होती है कि हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं तलाक को हकीकत में बदल सकूं। तभी उसके पीछे एक पर्सन आके कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको कुछ डायरेक्शंस के बारे में पूछ सकता हूँ? आयोना पीछे मुड़ती है और जब उसे देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक हैंडसम सा बंदा बोल रहा होता है, मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ। आयोना को तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो हेवन में आ गई हो। वो सोचती है, अगर स्वर्ग से कोई एंजल इंसानी रूप लिया होता तो ये जरूर वही होता। और अपनी जुल्फें ठीक करते हुए कहती है, अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है, मैं हार्डिन स्टेट तक कैसे जा सकता हूँ? वो कहती है, ओह हार्डिन स्टेट, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। और अपने मन में रोते हुए कहती है, आखिर मैंने अपना हार्डिन नाम फिर से क्यों हटा दिया? मैं तो आपके लिए पूरे रास्ते रेड कारपेट बिछा सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ही कारपेट बनूंगी जिसमें आप अपना पैर रख के पूरे रास्ते चल सकते हैं। फिर उसे रास्ता बताते हुए कहती है, इस सड़क पर सीधे चले जाइए और जब आप चौड़ी सड़क पर पहुंच जाते हैं तो आप एक कैरेज की सहायता से स्टेट तक जा सकते हैं। वो पर्सन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ओ डियर, आप कितने काइंड हैं, क्या मुझे आपको प्रॉपरली ग्रीट करने का मौका मिल सकता है? आयोना ब्लश करते हुए अपना हाथ बढ़ाती है। वो उसके हाथ में किस करता है और फिर बोलता है, हम दोबारा मिलेंगे। आयोना अपना दिल थाम के सोचती है, ये कितना हॉट है, काश इस दुनिया में भी हाई डेफिनेशन कैमरा होता तो मैं इस खूबसूरत नजारे को पूरी दीवार में प्लास्टर कर देती। उसके चारों ओर बस उसी का फोटो होता, इवन उसके ब्लैंकेट में भी उसी का फोटो होता। फिर होश में आते हुए कहती है, इस बारे में सोचने पर मुझे पक्का यकीन है कि मैंने इस चेहरे को पहले भी देखा है। फिर आगे जाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं
इतनी खूबसूरत फेस को भूल जाऊं। हमें हारे इंस्टेड दिखाया जाता है जिसमें एक लेडी कह रही होती है, मुझे आज के दिन को लेकर बहुत बुरी फीलिंग्स आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल उसी दिन की तरह उसके पास का ही बटलर डर से कांप रहा होता है। फिर कहता है, आपका मतलब है जिस दिन 9th क्राउन प्रिंस आए थे? वो खड़े होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल उसी दिन की तरह जब वो बदमाश आयोना से अपनी सगाई के कागजात लेकर आया था। उनका नाम है जोहन्ना हार्डिन, डचेस और हार्डिन फैमिली की मुखिया और हमारी आयोना की बड़ी बहन। वो कहती है, काश हमारे माता पिता का देहांत इतना अचानक ना हुआ होता, हमें इस एंगेजमेंट को ठुकराने का एक चांस मिल सकता था। बटलर कहता है, बट योर ग्रेस, आपने इस सिचुएशन के लिए संभवतः सबसे अच्छा फैसला लिया था। आपने हार्डिन के हाउस और लेडी आयोना, जिन्होंने अपनी संपत्ति छोड़ दी थी, दोनों की ही रक्षा की। जोहन्ना आगे कहती है, जिस दिन हमारे माता पिता का डेथ हुआ, हमारे रिश्तेदार हार्डिन फैमिली की मुखिया के रूप में मेरी पोजीशन को छीनने के लिए बेताब थे, जबकि दूसरे नोबल्स इस अवसर का लाभ उठाकर इस फैमिली की स्थिति को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। और तभी 9th क्राउन प्रिंस कार्विन टेनेब्रेथ ने प्रवेश किया। उसके हाथों पे एंगेजमेंट्स के पेपर थे जिस पर आयोना के साइन थे। क्राउन प्रिंस कहते हैं, आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप इसे रिजेक्ट करने की पोजीशन में नहीं हैं। जोहन्ना कहती है, और अगर मैंने डिक्लाइन कर दिया तो? क्राउन प्रिंस कहते हैं, इस मैरिज के साथ हम आपको वह एस्टेट गिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं जो आपके ग्रैंडफादर और इस हाउस के लेट ड्यूक ने इम्परल फैमिली को दिया था। जोहन्ना कहती है, बहुत समय पहले ड्यूक ने साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा के प्रतीक के रूप में इम्परल फैमिली को प्रचुर मात्रा में भूमि भेंट की थी, पर क्राउन प्रिंस के पास इस लैंड का अधिकार कैसे है? हमारी फैमिली जिसकी पावर कमजोर हो चुकी है, हमें पावर के लिए उस लैंड की सच में जरूरत है। अब वो 9th क्राउन प्रिंस वापस आ गए हैं। वह बाहर निकलती है जहाँ पर क्राउन प्रिंस चाय पीते हुए कहते हैं, आप बीमार लग रही हैं डचेस, हम टेक्निकली एक परिवार हैं, आपको मेरे सामने इतना सख्त बनने की जरूरत नहीं है। जोहन्ना ग्रीट करते हुए कहती है, इस एम्पायर के 9th क्राउन प्रिंस कार्विन टेनेब्रेथ, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको वेलकम करने का मौका मिला। आपको सक्सेसफुली युद्ध जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन। और ये हैं इस एम्पायर के 9th क्राउन प्रिंस कार्विन टेनेब्रेथ। क्राउन प्रिंस कहते हैं, आपके एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लगता है आप पहले से ही समझ चुके हैं कि आप मुझे जो चाहिए उससे वंचित नहीं कर सकते। हालांकि डचेस, मुझे यहाँ आते समय काफी मजेदार चीज देखने को मिली, एक इंटेलिजेंस गिल्ड जो हत्या को छोड़कर सभी प्रकार की मामले को संभालता है। जिसे सुन के जोहन्ना डरते हुए सोचती है, क्या उसे ये पहले से पता है? वो कप रखते हुए कहता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मेरी डियर वाइफ कहाँ है? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।